जोहार, नमस्कार। आज कुछ कविताएं और इस बार संपादित हैं। यह कृति लोकप्रिय आदिवासी कविताएं वंदना टेटे जी ने इनका संपादन किया है और यह पुस्तक प्रभात प्रकाशन दिल्ली से आई है 2017 में। इसमें करीब 14 आदिवासी कवियों को जगह मिली है, तो कुछ कविताएं उनके कवियों के साथ। दुलाई चंद्र मुंडा की पहली कविता देखते हैं। असम के भाइयों के लिए। असम जैसे दूर देश, हे भाई, मैं तुमको नहीं देखता हूँ। दुख में हो या सुख में हो, कानों से तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ। आंखों से तुमको नहीं देखता हूँ, चिट्ठियों में ही तुमको देखा करता हूँ। कान से तो नहीं सुनता हूँ, लोगों से ही तुम्हारी बात सुनता हूँ। चिट्ठी पत्रों में ही तुमको देखता हूँ, लगता है फिर तुमको देख ना सकूँगा। लोगों से ही तुम्हारी बात सुनता हूँ। हे भाई, समूचा देश अंधकार सा लगता है। दूसरी कविता मैं लेना चाहूँगी, कदहीन ईश्वर। इस कविता को लिखा है तेमसुला आओ ने और इनकी रचना है कदहीन ईश्वर। अपने बगीचे के बीच में एक बार मैं उगाना चाहती थी ईश्वर, जो अपनी दयालुता के साथ फैलता और सबके सम्मान को अपनी पनाह में ले लेता, जिसे औरतें सुसज्जित करती गहरे लाल रंग के वस्त्रों से, और आराधना करने वाले लोग उस पर फल फूल चढ़ाते। रुपए पैसों की बरसात होती और जिससे मैं बना पाती एक भव्य देवालय। मैं मालिक होती जिसकी और उसकी महिमा का सुनहला धूप सेकती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि ईश्वर निस्तेज हो चुका था अपनी तयशुदा भूमिका से, और ईश्वर पर स्वामित्व पाने की मेरी यह उत्कट अभिलाषा नाकाम हो गई। यह संभावना इसलिए खत्म हो गई क्योंकि मैंने एक नन्हे गमले में रोप दिया था एक विशालकाय वृक्ष का वंशज। विकसित होने की उसकी आनुवांशिक प्रवृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हुए उसके नैसर्गिक पहुंच को संकुचित कर दिया था, ताकि उसका कद अर्थहीन हो जाए और वह बैठा रहे उकड़ू किसी कुबड़े की तरह, जिसकी हड्डियां विचित्र ढंग से मुड़ी तुड़ी उखड़ी हुई हों, उसकी प्राकृतिक भव्यता का उपहास उड़ाता हुआ। अब गमले की जेल में कैद उसका हास्यास्पद बौने सा बरगद रूप मुझे कोंचता है। उसकी फुफकार अवमानना करती है मेरी, और अपनी जड़ों से वह धरती को हिलाता है। यहाँ तक कि खिल्ली उड़ाते हुए वह जोर से चिल्लाता है, तुम मुझे ईश्वर बनाना चाहती थी ना? और उन मैदानों में भी जहाँ किसी और का भूमिगत राज है, जिन्होंने अतिक्रमित कर लिया है घुसपैठिए की तरह, खुद को भविष्य का राजा घोषित करते हैं। वे सब मेरा सारा रस सोख चुके हैं और मेरी जड़ों को उन्होंने कुतर डाला है। इसलिए मैं अब कभी नहीं बन सकता तुम्हारे स्वप्नों का ईश्वर, और एक दिन तुम मुझे उखाड़ फेंकोगी। ओह, वह किस शरारत और उल्लास से चीखा था, अरे अरे देखो कब्ज से ग्रसित धरती का नया ईश्वर। समय के साथ उसका प्रतिरोध धीमा पड़ गया। शायद उसे आंदोलन से इस्तीफा दे दिया था। अतीत की तरह उसके ढहते गमले की देखभाल मैं भी छोड़ चुकी थी, और अब अपने जर्जर बरामदे में जैसे ही मैं अपनी टूटी फूटी आराम कुर्सी पर बैठती हूँ, सुनाई देती है दूर सपने के देवालय से आती हुई उसकी रुदन। और कुछ दिनों के बाद मैंने गंभीरता से सोचा, यदि वाकई में भगवान होता तो मैं उसके बाद ही होती। यह मूल अंग्रेजी में बोनसाई गॉड नामक का हिंदी अनुवाद है। और अब मैं अपने अन्य कवियों की ओर बढ़ूं तो मैं आपको ले चलूँगी जनार्दन गोंड की कविताओं की ओर।
पहली रचना उनकी, दिन। दबे पांव मौत की मुनादी करता दिन, बीत जाता है क्षण प्रति क्षण। उसकी कोमलता और तरलता थिरा कर खींच जाती है धीरे धीरे, जैसे शाम का कुम्हलाया गुलाब और उसके इधर उधर बिखरे मलबे फैलते सड़न और बदबू से शिनाख्त पाते हैं, जैसे किसी कोने में मरा जहर खाया चूहा कोई। मृत्यु बोध के असहज भाव जगाते ये दिन कितने सहजता से गुजर जाते हैं। आखिर क्या है जीवन की लंबाई, सिवा गिरते पड़ते हांफते भागते दिनों के कितने लाचार हैं हम। एक मुट्ठी दिन भी नहीं बचा पाते खास अपने लिए। केंचुल सा दिन सेकंडों के हर टुकड़ों में छलता जाता है, हम पर हंसता जाता है। हम केकड़ों की तरह लिपटे रहते हैं, हाथ पैर और माथा पीटते रहते हैं, और वह धीरे धीरे मृत्यु की ओर घसीटता जाता है। एक अन्य कविता जनार्दन गोंड की ही, शब्द अस्मिता और माँ। वह आंखों से शब्दों को पी रही थी, माँ के आंचल में रिश्तों को जी रही थी। कुछ शब्द सीख लिए उसने और उनसे लिपटा रिश्ता भी। छोटे छोटे शब्द हंसते मुस्कुराते उसे अपने से लगने लगे। माँ पापा दादा के साथ भाई बहन और चाचा को उसने शब्दों के सहारे जान लिया। शब्दकोश विस्तार के साथ रिश्ते विस्तार पा रहे थे। इसलिए जब कोई इंसान, पशु, पेड़, नेवला, सांप, पहाड़, झरना, बिच्छू, अजगर या कुछ और होने सा उसे दिखता, तो पहले उन्हें वह शब्दों में बांधती, फिर रिश्तों में साधती। दुनिया का हर दृश्य या अदृश्य वस्तु या विचार शब्द ही थे उसके लिए, कुछ और होने से पहले। पूरी दुनिया मात्र शब्द अस्मिता थी उसके लिए, जिसे उसने माँ के आंचल में कुछ खास सुकून के पल में जान लिया था। एक अन्य रचनाकार को हम लोग फिर से लेते हैं और इस कविता को फिर, इस संपादित कविता को फिर हम लोग छोड़ पाएंगे। तो इस बार मैं जिस कवि को ले रही हूँ अनुज लुगुन को लेते हैं, और उनकी जिस रचना को आपके सामने रखूँगी वह है औरत की प्रतीक्षा में चांद। उस रात आसमान को एक टक ताकते हुए वह जमीन पर अपने बच्चों और पति के साथ लेटी हुई थी। उसने देखा आसमान स्थिर, शांत और सोनेपन से भरा था। तब वह कुछ सोचकर अपनी चूड़ियाँ, बालियाँ, बिंदी और थोड़ा सा काजल उसके बदन पर टाँक आई, और आसमान पहले से ज़्यादा सुंदर हो गया। रात के आधे पहर जंगल के बीच जब सब कुछ पसर गया था, छोटी छोटी पहाड़ियों की तलहटी में बसे इस गांव से होकर गुजरती हवाओं को वह अपने बच्चों और पति के लिए तराश रही थी। उसी समय चांद उसके पास चुपके से आया और बोला, सुनो, 1000 साल से ज़्यादा हो गए एक ही तरह से उठते बैठते चलते खाते पीते और बतियाते हुए। तुम्हारा हुनर मुझे एक नए तरीके से सुंदर और जीवंत करेगा, तो मुझे तराश दो। वह औरत अपने बच्चों और पति की ओर देखकर बोली, मैं कुछ देर पहले ही पति के साथ खेत से काम कर लौटी हूँ और अभी अभी अपने बच्चों और पति को सुलाई हूँ। सब सो रहे हैं। अब मुझे घर की पहरेदारी करनी है, इसलिए जब मैं खाली हो जाऊँ तब तुम्हारा काम कर दूँगी। अभी तुम जाओ। और चांद चला गया। उस औरत की प्रतीक्षा में चांद आज भी उस औरत की प्रतीक्षा में है। अनुज लुगुन की ही एक अन्य रचना और, उलगुलान की औरतें।
वे उतनी ही लड़ाकू थी जितना कि उनका सेनापति। वे अपनी खूबसूरती से कहीं ज़्यादा खतरनाक थीं। अपने जूड़े में उन्होंने सरहुल और इचाबा की जगह साहस का फूल खोसा था। उम्मीद को उन्होंने कानों में बालियों की तरह पिरोया था। हक की लड़ाई में उन्होंने बोया था आत्मसम्मान का बीज। उनकी जड़ें गहरी हो रही हैं, फैल रही हैं लतरें गांव दर गांव, शहर दर शहर, छहुरों से, पगडंडियों से, गलियों से बाहर। आंगन में गोबर पाथती माँ, सदियों बाद स्कूल की चौखट पर पहुंची बहन, लोकल ट्रेन से कूदती हुई दफ्तर पहुंची पत्नी और भोर अंधेरे दौड़ दौड़ कर खेतों की ओर, चौराहों की ओर आवाज उठाती। सैकड़ों अपरिभाषित रिश्तों वाली औरतें खतरनाक साबित हो रही हैं। दुस्वप्नों के लिए उन्होंने अपने जूड़े में खोस रखा है साहस का फूल। कानों में उम्मीद को बालियों की तरह पिरोया है। धरती को सर पर घड़े की तरह ढोए लचकती हुई चली जा रही हैं उलगुलान की औरतें। धरती से प्यार करने वालों के लिए उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही खतरनाक धरती के दुश्मनों के लिए। एक अन्य रचना लेते हैं। यह कविता महादेव टोप्पो जी की। कविता को झारखंड घुमाना चाहता हूँ। तुम्हारी कविता टहलती है गंगा या यमुना किनारे, करती है सैर मगध, इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, भोपाल, जयपुर, भोजपुर, अवध, ब्रज, मालवा। आती नहीं कभी कंटीली झाड़ियों से भरे झारखंड के पहाड़ों पर। गलती से अगर आती भी है तो तेज रफ्तार से चलती कार पर होकर सवार, धूल से आंख बचाती, रंगीन चश्मा पहने देखकर हमें लौट जाती है राजधानी। इस कविता को मैं चाहता हूँ झारखंड के गांवों तक टहलाना। टूटे फूटे शब्दों में कविताएं इसलिए लिखता हूँ, शहरों में दीकू बन गए घरों से दूर आदिवासी कुनबे की कराना चाहता हूँ सैर। टूटे फूटे शब्दों में कविताएं इसलिए लिखता हूँ, एक शोधकर्ता, एक पत्रकार, एक पेंटर, एक फोटोग्राफर, एक कलाकार, एक प्रतिभा खोजी कोच की तरह कविता को झारखंड घुमाना चाहता हूँ। टूटे फूटे शब्दों में कविता जैसी कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास करता हूँ। कविता को झारखंड घुमाना चाहता हूँ। इनकी अन्य रचना झारखंड गठन के बाद कुछ दृश्य नाम से है। दृश्य 1। रांची अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, राजधानी है। तरक्की की, ऊंचाई की, बढ़ते भारत में एक उभरते महत्वाकांक्षी शहर का नाम है, जहाँ से गायब है अब ठंडी हवा, गायब है पक्षियों का कलरव, शोर है जुलूसों का, गर्मी है, धूल है और होड़ है एक दूसरे को काट आगे बढ़ जाने की। दृश्य 2। रोज रांची शहर में निकलते जुलूसों को देखकर, वहाँ पढ़ी जाती मांगों की सूची को देखकर लगता है ऐसा, झारखंड सभी के लिए बन गई है कामधेनु, जिसे देखो वही कुछ पाने की कर रहा तैयारी है। दृश्य 3। खुश हैं सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों के अधिकारी कर्मचारी कि रांची बन गई राजधानी। जानना चाहा खुशी का कारण, तो उन्होंने बताया अब बढ़ जाएंगे कुछ भत्ते, कुछ सुविधाएं। दृश्य 4। रांची पुस्तक मेले में देखा, अचानक हो रही थी घोषणाएं, जानिए झारखंड को, खरीदिए हमारे यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों को, पहचानिए झारखंड को। आश्चर्य नहीं हुआ, खुशी हुई, लेकिन मन में एक सवाल उठा,
झारखंडी किताबों के ये जानकार विद्वान प्रकाशक विक्रेता इसके पहले थे कहाँ? दृश्य 5। जमीन चाहे हो आदिवासी की या गैर आदिवासी की, रांची में सभी की कीमत बढ़ गई है कई गुना, फिर भी जमीन खरीदने की होड़ है मची। हर कोई 2-4 कट्ठा जमीन खरीद रहा है। पैसे नहीं जेब में तो लेकर उधार ही सही, मगर खरीद रहा है 2-4 कट्ठा जमीन। अब राजधानी रांची में घर होने का, रहने का दरअसल सुख ही है कुछ और। दृश्य 6। रांची रेलवे स्टेशन अब रहता है लगभग सारा दिन व्यस्त, मची रहती है आपाधापी, होता है निरंतर आना जाना यात्रियों का, ट्रेनों का, मचा रहता है शोर। टिकट खिड़की के करीब बढ़ गई है भीड़, चेहरे कुछ जाने पहचाने कुछ अनजाने करते हैं सफ़र निरंतर। नया सफ़र शुरू करते अब बुधवा को लगता है हमेशा डर कि ये चेहरे ये अनजान झारखंड की तरह उसे गलत समय में गलत स्टेशन पर न दे उतार। शुक्रिया, आज के लिए इतनी ही कविताएं, फिर अन्य किसी समय में मुलाकात होगी। शुक्रिया।